हेलो बच्चों। अभी तक हम पढ़ चुके हैं वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ सिद्धांत और उनकी तकनीकों के बारे में। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, अंगूठा टेक नियम, सहयोग न कि टकराव, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन हमारे पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे भाई साहब दूसरे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, हेनरी फ्योल के बारे में। तो थोड़ा इनका पहले संक्षिप्त हम परिचय करते हैं। जैसे हमने वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर की परिचय किया था, उसी तरह से हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं हेनरी फ्योल का। तो देखो, हेनरी फ्योल को हमेशा सामान्य प्रबंध के जनक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता था? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। इनको क्या कहा जाता है? सामान्य प्रबंध के जन्मदाता। क्या कहा जाता है इनको? सामान्य प्रबंध के जन्मदाता। इनका जन्म 32 जुलाई 1841 के अंदर हुआ। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1925 के अंदर हुई। ये कहां के नागरिक? फ्रांस थे। इनका पेशा वैसे क्या था? पेशे से ये खनन इंजीनियर थे। ठीक है ना? कौन से पेशे से ये क्या थे? खनन इंजीनियर थे। इन्होंने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया। जबकि F.W. टेलर ने कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांतों को और कुछ तकनीकों का प्रतिपादन किया। जबकि हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने 14 सिद्धांत, अपनी पुस्तक, इनका नाम था इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एक्ट जनरल। ये फ्रांस की भाषा में लिखी गई थी, जिसका हिंदी अनुवाद 1949 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम दिया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के शीर्षक में। तो ये था थोड़ा सा बेसिक परिचय हमारे F.W. टेलर ने। ये था हमारा बेसिक परिचय हेनरी फ्योल के बारे में। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्होंने पुस्तक इंडस्ट्री एंड जनरल मैनेजमेंट लिखी गई थी, फ्रांस में लिखी थी, फ्रांस की भाषा में लिखी गई थी, 1949 में लिखी गई थी। इसको वापस 1949 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अब हम इनके विस्तार से पढ़ेंगे इनके 14 सिद्धांतों के बारे में। देखो, 14 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत दिया इन्होंने कार्य का विभाजन। इसको विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको कौन सा सिद्धांत कहते हैं? विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी किसको बोला जाता है? कार्य के विभाजन को बोला जाता है। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया अधिकार और उत्तरदायित्व। तीसरा इन्होंने दिया अनुशासन। चौथा दिया आदेशिकता। पांचवा दिया निर्देश की एकता। फिर छठे में इन्होंने बोला सामूहिक हितों के लिए किसका समर्पण करो? व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना चाहिए। सातवां इन्होंने बोला कर्मचारी का प्रतिफल उचित मिलना चाहिए। आठवां इन्होंने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के बारे में समझाया। नौवां इन्होंने सोपान श्रृंखला के बारे में समझाया। 10वां व्यवस्था। 11वां क्षमता। 12वां कर्मचारी की उपयोगिता। 13वां पहल क्षमता। 14वां सिद्धांत इन्होंने सहयोग की भावना विकसित करने को बोला। इन्हीं सभी सिद्धांतों की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या हम करते हैं। पहला, कार्य का विभाजन। देखो, नाम से दिख रहा है कार्य का विभाजन। तो कार्य का विभाजन ऐसे छोटे छोटे भागों में करना है। मान लो कोई भी कार्य है, ये मान लो काम है ना, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करो और प्रत्येक कार्य एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा करना चाहिए। मान लो आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, तो आपको कौन सा कार्य दूंगा मैं? कंप्यूटर का। किसी को टाइपिंग अच्छी आती है तो उसको टाइपिंग का, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है तो उसको ग्राफिक डिजाइनर का काम दोगे। काम को छोटे छोटे भागों में एक विशिष्ट व्यक्ति को सौंपा जाता है। वही विशिष्ट व्यक्ति उस कार्य को करता है, जिससे हमें किसका लाभ होता है? विशिष्टीकरण का लाभ होता है। ठीक है ना? स्पेशलाइज हो जाएगा उसमें वो काम को। तो देखो, प्रत्येक कार्य को एक छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कार्य एक योग्य व्यक्ति जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ है, इस प्रकार से कार्य करने से हमको किसका लाभ होता है? विशिष्टीकरण होता है। व्यवसाय में कार्य को अधिक कुशलता से काम कंप्लीट कर सकते हैं। यदि विशेष कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य विशिष्ट और प्रशिक्षित कर्मचारी करता है, जिससे उत्पादन प्रभावी ढंग से हो सकता है। इसे तभी तो कंपनी में अलग अलग पार्ट होते हैं। मार्केटिंग का अलग होगा, उत्पादन का अलग होगा, मानव संसाधन का अलग होगा। इनका सभी का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। क्योंकि इन
क्योंकि इन सब में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। फाइनेंस में फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग में मार्केटिंग का, इनका सब स्पेशलाइज होगा। तो फ्योल के पहले सिद्धांत में क्या कहा था, कार्यों को छोटे छोटे भागों में इस तरह से विभाजित करना है जिससे हमको किसका लाभ हो, विशिष्टीकरण का लाभ हो। प्रत्येक कार्य विशिष्ट और कुशल व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिससे उत्पादन प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए कंपनी में बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं और प्रत्येक में अपने विशेषज्ञ नियुक्त होते हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा है अधिकार व उत्तरदायित्व। अधिकार क्या होता है, आदेश देने तथा आज्ञा का पालन कराने का अधिकार होता है। भाई राइट क्या होता है, अधिकार क्या होता है। मान लो मैं किसी को काम दे रहा हूं तो मेरे पास अधिकार है, तभी तो मैं उसको काम दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, कुछ ना कुछ उसको बोल रहा हूं, मेरे पास क्या है, उस चीज का अधिकार है। तो दूसरे सिद्धांत में क्या कहा, अधिकार व उत्तरदायित्व। जबकि अधिकार का उप सिद्धांत क्या माना जाता है, उत्तरदायित्व को माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और दायित्व एक साथ चलते रहते हैं। मान लो मैंने आपको कोई काम दिया तो मेरे पास राइट था, मेरे को कुछ आज्ञा थी आपसे काम कराने का, बट आपको वो काम कंप्लीट है, कंप्लीट करना है, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, उत्तरदायित्व हो गए, आपका मेरे प्रति क्या हो गया, उत्तरदायित्व हो गया। तो दोनों हमेशा क्या चलते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। मान लो कोई काम कंप्लीट नहीं होता तो बॉस मुझसे पूछेगा और मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं उसके लिए क्या हो गया, उत्तरदायी हो गया। तो अधिकार व उत्तरदायी हमेशा क्या होता है, साथ साथ चलता है। मान लो किसी की आपने उसको अधिकार दिया है तो उसकी उस चीज में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी। तो अधिकार उत्तरदायित्व तो हमेशा क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। एक व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी तभी ठहराया जाएगा जब उसको अधिकार प्रदान किया है। आपने किसी को काम अधिकार दिया है तभी तो आप उसको उत्तरदायी ठहराओगे, अदरवाइज उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते। तो अधिकार काम कराने का, पालन कराने का अधिकार होता है, जबकि उत्तरदायित्व उसके उप सिद्धांत होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। आप किसी को उत्तरदायी तभी ठहरा सकते हो जब आपने उसको क्या दिया है, काम दिया है, अधिकार दिया है। अधिकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकता है। प्रबंधकों को अधिकार और उत्तरदायित्व, समान उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। दोनों में समानता होनी चाहिए। देखो आपने उत्तरदायित्व अलग ज्यादा दे दिया, अधिकार कम दे दिया, ऐसा नहीं होता। दोनों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। संगठन को प्रबंध की शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था करनी चाहिए। आप किसी को अधिकार दे रहे हो, मान लो इस बंदे को आपने राइट दिया है, किसी काम को करने का राइट दिया है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी। दोनों साथ साथ चलेगी और ये हमको व्यवस्था करनी है, ये इस राइट का क्या करे, मिसयूज नहीं करे। तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रबंधकों के पास उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा दूसरा सिद्धांत, अधिकार व उत्तरदायित्व। अधिकार व उत्तरदायित्व हमेशा साथ साथ चलते हैं। आप बिना किसी अधिकार के किसी को उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते हैं। आपने उत्तरदायी तभी ठहराओगे जब आपने उसको क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तीसरा क्या सिद्धांत कहता है, तीसरा कहता है अनुशासन। तीसरा कौन सा सिद्धांत है, अनुशासन। तो देखो अनुशासन से क्या मतलब होता है, अनुशासन से तात्पर्य होता है कार्य करने के लिए कुछ नियम व नौकरी की शर्तों से पालन करना। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल की कुछ शर्तें व नियम होता है जिसको आप पालन करते हो, जैसे स्कूल टाइम से जाना, स्कूल की ड्रेस पहन के जाना, स्कूल में शरारतें न करना, कुछ नियम व कुछ शर्तें होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं, अनुशासन बोलते हैं। इसी तरह फ्योल के अनुसार अनुशासन प्रत्येक स्तर पर एक अच्छे परिवेशक, स्पष्ट एवं संतोषजनक समझौते, दंड, नियोजित विधान की आवश्यकता होती है। फ्योल कहता है कि हर स्तर पर उचित व्यवस्था हो, दंड की, नियोजित समझौते की, नियम की, शर्तों की, जिससे हम डिसिप्लिन को कायम कर सकें। हर स्तर पर क्या ला सकें, अनुशासन ला सकें। अनुशासित व्यवहार के लिए आवश्यक है कि संगठन में क्या होनी चाहिए, निरीक्षण प्रणाली उचित हो। जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, निरीक्षण प्रणाली अच्छी नहीं होगी, तब तक आप अनुशासन कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो फ्योल कहता था अनुशासन आप तभी कर सकते हो जब आपकी क्या हो, निरीक्षण प्रणाली अच्छी हो।
कर्मचारी और संगठन के बीच में उचित अनुबंध हो, गैर अनुशासित व्यवहार के लिए क्या किसकी व्यवस्था हो, दंड की व्यवस्था हो। मान लो कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई कर्मचारी सही से नहीं कर रहा, तो उसको पेनल्टी लगाई जा सके, दंड दिया जा सके। तो अनुशासन से तात्पर्य नियम व उपनियमों से है या शर्तों से है। जो अनुशासन संगठन के प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए, निरीक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे वो अनुशासनहीनता अगर करता तो उसको दंड की व्यवस्था की जा सके। दोनों के मध्य तब होगा जब आपकी निरीक्षण प्रणाली बहुत अच्छी हो। फेयोल ने दंड के संबंध में यह विचार प्रकट किया कि दंड देते समय उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके कारण कर्मचारी अनुशासनहीनता का व्यवहार उत्पन्न कर रहा है। भाई आप दंड तो दे रहे हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये कर्मचारी ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो तीसरा सिद्धांत क्या दिया, अनुशासन का। चौथा क्या कह रहा है फेयोल, आदेश की एकता। देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, आदेश की एकता। मान लो भाई ये तीन कर्मचारी है, ये तीन कर्मचारी है और ये दो इसके सुपीरियर है। ये दो क्या है, इसके सुपीरियर है। ये इस बंदे को ये भी बोल रहा है कुछ काम कर बेटा, ये वाला काम कर ले, ये भी कह रहा है ये भी कुछ काम कर। दोनों जी ने उसको काम दे रहे हैं। मान लो मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे ए बॉस भी कह रहा है भाई साहब ये काम करना है, बी बॉस भी कह रहा है भाई साहब ये काम करना है। तो मेरे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ना मैं उसका सही से काम कर पाऊंगा ए वाले का, ना बी वाले का। तो फेयोल कह रहा है कि एक समय पर एक आदमी को एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे इसमें दो बॉस है ना इसके, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है, एक समय पर एक ही कर्मचारी को एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे ये बॉस है, ये इसका सुपीरियर है, एक से ज्यादा बॉस होंगे तो क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी और काम ना तो उसका सही हो पाएगा ना इसका। यानी कि आदेश की एकता एक ही होनी चाहिए। जैसे प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक समय पर दो अधिकारियों से आदेश ले रहा है तो आदेश की सिद्धांत का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। ये रॉन्ग अप्रोच है, इसका उल्लंघन कर रही है ये तो, जबकि ये राइट अप्रोच है, इसको सही कर रही है। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति का एक ही अधिकारी होगा, वह उसके प्रति आदेश लेगा और उसके प्रति उत्तरदायी होगा। मैं एक ही बंदे से काम लूंगा, वो मेरे को अधिकार देगा और मैं उसके लिए ही उत्तरदायी हूं और किसी के लिए नहीं हूं। आदेश की एकता क्या कहती है, एक समय पर एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस को उसके अधिकार कार्य मिलने चाहिए और वो उसके लिए ही उत्तरदायी होगा। अगर एक से ज्यादा मिल रहा है तो उस सिद्धांत का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, निर्देश की एकता। इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, दोनों के अंतर भी हम पढ़ेंगे, आदेश की एकता और निर्देशन की एकता। देखो निर्देश की एकता क्या कहता है, निर्देश की एकता कहता है हेनरी फेयोल के अनुसार संगठन की सभी क्रियाओं का एक समूह जिनका उद्देश्य एक ही होता है। मान लो बहुत सारी क्रियाएं हैं परंतु जिनका उद्देश्य सेम है, उनको एक ही क्रियाओं, उनकी एक ही योजना होनी चाहिए, उनका संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। जिन क्रियाओं का समूह एक ही है, उनका उद्देश्य एक ही है, वहां बॉस एक ही होना चाहिए, उनकी योजना भी एक ही होनी चाहिए। निर्देश की एकता आदेश की एकता से हमेशा भिन्न है। निर्देश की एकता क्रियाओं के विभाजन से संबंधित है, उसको समूहीकरण कर रही है। भाई बहुत सारी क्रिया है जिनका उद्देश्य एक ही, उसको एक साथ रखो ना, अलग अलग क्यों कर रहे हो। जैसे मानव संसाधन है, मानव संसाधन में बहुत सारे काम होते हैं, उसको रिक्रूट करना, उसका सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको डेवलपमेंट करना, बट इनका सबका उद्देश्य तो एक ही है ना। तो इसको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रखो और उनका एक ही हेड बनाओ। तो इसको क्या बोला उन्होंने, निर्देश की एकता। जिन क्रियाओं के उद्देश्य सेम है उनमें एक ही व्यक्ति अधिकारी होना चाहिए और वो ही उसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है ना, यहां पर क्रियाओं के अकॉर्डिंग हमने बांटा है, काम के हिसाब से नहीं। ठीक है ना। जबकि आदेश की एकता क्या कहती है, व्यक्तियों के संगठनात्मक संबंधों से संबंधित है। निर्देश की एकता का मुख्य उद्देश्य क्या है,
उद्देश्यों की एक ही क्रिया के पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना। इन दोनों में अंतर पड़ते हैं। देखो, एक ही अधीनस्थ को केवल एक ही से आदेश प्राप्त करना, जबकि यहां पर क्या है, सभी क्रियाओं का जिनका उद्देश्य सेम है उनको एक ही योजना होनी चाहिए, एक ही समूह होना चाहिए। इसका उदाहरण यह क्या करता है, दोहरी अधीनता से बचाता है। दोहरी अधीनता मतलब ये भी मुझे काम दे रहा है, ये भी काम दे रहा है, दोनों काम दे रहे हैं, तो दो अधीनता से मुझे ये बचाएगा। जबकि ये क्या करेगा, कार्यों को ओवरलैपिंग से बचाता है। एक ही काम ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इसको एक ही काम है तो इसको ये डिपार्टमेंट करेगा। तो क्रियाओं में अगर सामंजस्य स्थापित करना है तो उसको निर्देश की एकता बोलते हैं। जबकि संगठनात्मक में आदेश देने की एकता को हम क्या बोलते हैं, एक ही व्यक्ति से आदेश मिलेगा। यह व्यक्तिगत कर्मचारी से संबंधित होता है, जबकि ये पूरे संगठन को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तीन उद्देश्य इसके, तीन अंतर इसके अच्छे से याद करना। छठा क्या कहता है, छठा सिद्धांत हेनरी फ्योल का कहता है कि जब भी सामूहिक और व्यक्तिगत हित, भाई कुछ तो संगठन के हित होते हैं, कुछ हित होते हैं व्यक्तिगत। जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं किसी संगठन में किस लिए जुड़ा हुआ हूं, मेरा व्यक्तिगत हित होगा। जबकि संगठन के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, उनके भी कुछ हित होता है। जब भी व्यक्तिगत और संगठन हितों में टकराव होगा तो हमें अपने व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना है और हमको किसको फॉलो करना है, संगठन के हितों को फॉलो करना है। तो इस सिद्धांत में ये कह रहा है कि जब भी दोनों में टकराव हो तो हम अपने हितों का समर्पण करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के हितों को बढ़ावा देंगे। किसी संगठन में यदि संगठन के हितों और व्यक्तिगत हितों में अगर परस्पर संघर्ष है तो संगठन के हितों को सर्वोपरि होना चाहिए और व्यक्तिगत हितों को हमेशा त्याग देना चाहिए। संगठन है व्यक्तिगत हितों में संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं और प्रबंधकों को यह ध्यान में देना रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हो। पहली बात तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी है, परंतु अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तो संगठन के हितों को सर्वोपरि रखना है, व्यक्तिगत हितों का त्याग करना है। संगठन की उन्नति के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। अब आता है हमारा सातवां सिद्धांत, कर्मचारी को प्रतिफल। देखो इसने कर्मचारी को प्रतिफल, देखो प्रतिफल का मतलब होता है कर्मचारी को रिटर्न देना, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन। उसको रिटर्न काम करता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी, बोनस, कमीशन ये मिलता है। तो फ्योल क्या कहता था कि कर्मचारी को प्रतिफल ना तो बहुत कम मिलना चाहिए ना बहुत अधिक मिलना चाहिए। कर्मचारी को प्रतिफल एक नियोजित ढंग से मिलना चाहिए जो संगठन की दृष्टि से भी सही हो और कर्मचारी को भी कम नहीं लगे। मान लो आपने एक एम्प्लॉय को बोल दिया मैं आपको 10 लाख दूंगा पर मंथ, बट आपकी कंपनी कमाई है 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तो ये संगठन के जस्ट विरोध हो जाएगा। परंतु एक कर्मचारी की मार्केट में रेट चल रही है मान लो 25,000 पर मंथ की, आप उसको कह रहे हो कि मैं तुझे 12,000 ही दूंगा, तो ये दोनों ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन के हितों का भी ध्यान में रखना चाहिए और जो मार्केट रेट चल रही है वर्कर्स को देने की वो होना चाहिए। तो कर्मचारी को उनके कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिफल दिया जाता है। यह प्रतिफल में मजदूरी, वेतन, विभिन्न प्रकार की वित्तीय व अवित्तीय प्रेरणा है। भाई मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों चीजें अपन उसको देते हैं। प्रतिफल दोनों को ध्यान में रखकर एक तो कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए। कर्मचारी को इतनी मजदूरी अवश्य मिल जानी चाहिए जिससे वो अपना जीवन स्तर संगत कर सके, जीवन स्तर चला सके। और लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है कि वह कंपनी की भुगतान क्षमताओं की सीमाओं में होना चाहिए। यहाँ तो बहुत कम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए, कंपनी की सीमाओं के अंदर होना चाहिए। और दूसरा न्याय संगत होना चाहिए, वो अपना जीवन यापन कर सके, ऐसा होना चाहिए प्रतिफल। ये थे हमारे प्रबंध के 14 सिद्धांतों में से 7 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। बाकी 7 सिद्धांत आपको अगली वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा। तब तक धन्यवाद।